भाग 5। जैसा सोचा वैसी ही सभी परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। रनिवास के पहरेदार नागिनी को बगीचे में ले गए। भयानक सन्नाटा तांडव कर रहा है। वासव आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा है। यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि हथकड़ियाँ निकाल दी गई हैं या नहीं। पहली कहानी में भी यह नहीं बताया कि उसके दोनों हाथ हथकड़ियों से बंधित नहीं थे। इसके लिए सबल प्रमाण भी नहीं है कि राजा या उनके अधिकारी ने इसके बारे में पूछताछ की। दीप थककर हिल रहे हैं। नागिनी ने विस्तार से बता दिया था कि दीपों के प्रकाश से बचते बचते कैसे जाना, किधर जाना, धन राशियां कहाँ हैं। वासव ने उन सब को एक बार याद कर लिया। उन प्रतीकों को ध्यान से देखते आगे बढ़ रहा है। हर एक चीज उसे अचंभे में डाल रही है। वो अपने आप को संभालते हुए कर्तव्य की ओर अग्रसर हो रहा है। उसने कभी इस तरह के अनुभव की कल्पना भी नहीं की, कम से कम सपने में भी नहीं देखा। क्या कल्पनातीत सपने आते हैं? वैज्ञानिकों का कथन है कि किसी न किसी स्वप्न के लिए भी मूल बीज वास्तव में रहेंगे। समय बहुत द्रुतगति से चल रहा है। पहरेदार ने समय की सूचना देते हुए घंटा बजाया। रनिवास के पहरेदारों के वापस आने की संभावना है, इसी बीच उसे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। एक एक पग आगे बढ़ते समय न बता सकने वाली व्याकुलता उसके मन को सता रही है। धीरज बांधकर आगे बढ़ा। एक कमरे से बहुत बड़ा प्रकाश बाहर आ रहा है। नागिनी के कथन के अनुसार वह राजकुमारी का शयनागार होना चाहिए। जयंती के सौंदर्य के बारे में नागिनी ने कई बार बताया था कि उसके अंग कैसे रहते हैं, उसके स्पर्श के लिए राजवंश के कितने युवक तड़पते हैं, वो उन्हें किस प्रकार का जवाब देती है। उस दिन उसे जयंती को देखने की इच्छा नहीं थी। अब अवसर मिल गया है, इसलिए इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। वासव धीरे से खिड़की तक पहुंचा। झांककर जयंती को देखा। उसे लगा कि नागिनी झूठ बोली थी। जो सौंदर्य है उसमें 100% भो नागिनी ने नहीं बताया। वासव विचलित हो गया। वो उस मृदुल तल पर सोने वाली आकृति को मानव आकृति नहीं मान सका। जयंती उसे ऐसी दिखाई पड़ी जैसे अनादि मानव का विरह गीत हो, मानो प्रशांत निशांत सुखांत स्वप्न खंड हो। रत्नदीप प्रदीप्त होकर प्रकाश दे रहे हैं। स्वर्ण शैया उस प्रकाश से झिलमिल लज्जा प्रकट कर रही है। वासव को झट से एक बात याद आ गई। उस सोने की खानों से खोदकर निकालने वाले गुलाम आज घने अंधकार में भूखे पेट से जानवरों की तरह गुफा जैसे जेलखाने में जीवनयापन कर रहे हैं। जयंती उनके लिए तनिक परिश्रम भी किए बिना उन्हें स्वेच्छा से उपभोग कर रही है। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सोचा अभी यह उपयुक्त अवसर नहीं है। उसने माना एक न एक दिन हम भी इस स्थिति तक पहुंच सकेंगे। प्रकाश से छिपते छिपते खजाने की ओर बढ़ा। अधिक प्रयास भी नहीं करना पड़ा। जितनी स्वर्ण मुद्रिकाओं को वह लाद सकेगा उतनी उसने एक गठरी में बांध ली। एक क्षणों में निकलना चाह रहा था कि कई भाव उसके मन में समुद्र की लहरों के समान उठ खड़े हुए। सुंदर और आनंदमय भावी जीवन स्पष्टता आंखों के सामने नाचने लगा। आनंद से शरीर पुलकित हो उठा। गठरी की ओर फिर एक बार देखा। तभी दूर से कुछ आवाज। वासव का दिल थर थर कांप उठा। झट से दूसरी ओर निकल गया। आवाज क्रमानुगति से निकट आती जा रही थी। भविष्य अंधकारमय, भयानक एवं कड़वा लगने लगा। सिर चकराने लगा। मन में लचल दोनों हाथों से उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एक जोरदार चाबुक की मार ने उसे चेतन बना दिया। पीड़ा से तड़पता हुआ वासव झट खड़ा हो गया। चारों ओर राजसेवक। उसे कुछ नहीं सूझा। वो पगला गया। ये सपना नहीं है, इसे जानने के लिए उसने अपने आप को जांच लिया और एक चाबुक की मार। चमड़ा फट गया। जमीन पर लाल लहू की लकीरें बहने लगीं। कैसे आया, क्यों आया? वासव कुछ बोला ही नहीं, और इस बार का चाबुक उसके कुछ चमड़े को भी लेता आया। यशपाल आग बबूला हो गया। गुलाम, नीच, स्व, रनिवास में प्रवेश। राजसेवक क्या कर रहे थे? राजसेवक ने उत्तर नहीं दिया। झुका हुआ सिर उठा नहीं। यशपाल की नजर नागिनी को ओर गई। उसने कुछ इस प्रकार अपनी भरिकुटियां टेढ़ी की कि उसे कुछ रहस्य का पता है। अच्छा, तो ये बात है, यशपाल ने सिर हिलाते हुए कहा।
इस जारनी के लिए ये रनिवास आया होगा। वासव ने कुछ कहने का प्रयत्न किया कि तभी नागिनी ने इशारा कर दिया। नागिनी हिल उठी उस चाबुक की मार से। सच बता, नागिनी ने कहा, मुझे माफ कीजिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने इस रहस्य को राजकुमारी के आदेशानुसार ही नहीं बताया। पहरेदार भी इसे जानते हैं, फिर भी रनिवास का रहस्य होने के कारण बाहर तक नहीं आने दिया। यशपाल का मुख मुरझा गया। रहस्य? हाँ महाराज। क्या है वह? नागिन ने निर्भयता से सारी बातें बताईं। महाराज, वासव का रनिवास में प्रवेश करना ये पहली बार नहीं है। कुछ दिन से वह जयंती के शयन कक्ष में आता जाता रहा है। उन दिन गुलामों का प्रदर्शन देखने के बाद से राजकुमारी जी वासव के प्रति मोह प्रकट करती आ रही हैं। हाँ या न कहने का अधिकार मुझे तो नहीं है। स्वयं महाराज ने आदेश दिया कि मालिक को आज्ञा के अनुसार काम करना मुझ दासी का कर्तव्य है, नहीं तो रनवास की रक्षा के मामले में असावधानी से काम करने वालों को मृत्युदंड मिलता है। ये बात जानकर भी ये राजसेवक इसे कैसे अंदर आने देते? क्यों आने देते? धन का लालच कहें तो गुलामों के पास धन कहाँ होता है? यशपाल हताश हो गया, गुस्से से उबल पड़ा। जयंती विस्मित होकर देख रही थी। पहरेदारों ने नागिनी द्वारा कही गई सारी बातों को सच बताते हुए सप्रमाण साबित की अपने प्राण बच जाने से मन ही मन संतोष प्रकट कर रहे थे। राजा ने कारागार के रक्षकों को बुला भेजा। तत्काल ये समाचार पहुंचाया गया। उनकी इस असावधानी से किस तरह का दंड भोगना पड़ेगा, इस बात का ध्यान आते ही व्यथित होने वाले उन्हें इस समाचार ने अत्यंत आनंद प्रदान किया। उन्होंने भी नागिनी की बात सही है ये निवेदन किया। ये भी बताया कि कुमारी जयंती ने उन्हें स्वयं रनिवास बुलाकर वासव के संबंध में एक और ढंग से बताया था। शनय शनय ये समाचार सारे नगर में फैल गया, द्रुतगति से सारे राज्य में व्याप्त हो गया। कई लोगों ने कई तरह व्याख्याएं की। शत्रु राजाओं ने कहा कि यशपाल रनिवास की स्त्रियों के लिए ही गुलामों की देखभाल कर रहा है। कुछ ने ये कामना प्रकट की कि परंपरा से चली आ रही विवाह की आचार संहिता यशपाल किस तरह पूरी करेगा। कुकुर वंशजों का रिवाज यह है कि रनिवास में ऐसे प्रेम प्रसंग होने पर उसे न्यायसभा के सामने प्रस्तुत करना, न्यायसभा के निर्णय के अनुसार आचरण करना चाहिए। उसी प्रकार आज भी न्यायसभा का प्रबंध किया गया है। हजारों लोगों से सभा भर गई। अन्य नौकरों के समान यशपाल भी आम लोगों के साथ बैठ गया। एक तरफ वासव खड़ा है, उसके ठीक सामने जयंती खड़ी हुई है। राजवंश की ओर से प्रधानमंत्री ने खड़े होकर विनती करते हुए कहा कि राजपुत्री सुकोमल है, इसलिए वो खड़ी नहीं रह सकती, बैठने की अनुमति दी जाए। न्यायाधीश ने इसे स्वीकार नहीं किया। न्यायालय में जयंती राजकुमारी के रूप में नहीं आई, अपराधिनी के रूप में लाई गई। अपराधी के अपराध का निर्णय होने तक उसे नहीं बैठना चाहिए, इसके लिए न्यायशास्त्र अनुमति नहीं देता। न्यायाधीश ने कहा। तत्पश्चात गवाहों से पूछताछ की गई। जयंती से प्रश्न किया गया। जयंती ने अपने को निरपराध बताया। ये सब अधर्म, अन्याय बताया। बाद में न्यायाधीश ने वासव से प्रश्न किया। धर्ममूर्ति, कहा वासव ने, मैं गुलाम है, अपने मालिक के आदेशानुसार चलना मेरा कर्तव्य है। मैं कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ। किसी कार्य के पाप पुण्य से, धर्म अधर्म से मेरा कोई संबंध नहीं है। मालिक का आदेश पालन करना ही मेरे लिए न्याय और धर्म है। अच्छा, न्यायाधीश ने कहा, इन गवाहों के कथन भी प्रमाणित कर सकोगे अगर आप अभय दान करें, कहा वासव ने। सारी सभा जैसे जड़ बन गई। विपत्ति में हूँ राजकुमारी जयंती। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि राजकुमारी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए। हाँ, वासव ने कहा, विपत्ति में हूँ, ऐसा जयंती झूठ भी बोल सकती। वो उन जैसी औरतों के लिए स्वाभाविक है। जाने भो दीजिए। एक बात और, जयंती कह रही है कि मुझे नहीं मालूम। मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध है। एक प्रियतम के अलावा दूसरा कोई न जान सके ऐसे चिन्ह जयंती के शरीर पर हैं। वे हैं, आप जांच करके सत्य असत्य का निर्णय कीजिए मालिक।
जयंती को एकांत स्थान में ले जाया गया। जांच करने वालों ने आकर निवेदन किया कि वासव ने जिन चिन्हों के बारे में बताया वे सब उन स्थानों पर हैं। इतना ही नहीं, वासव ने कहा, जयंती वर्तमान में कन्या नहीं रह गई है, कुछ ही दिनों में वह मां बनने वाली है। परीक्षकों ने उसे भी सत्य ठहराया। यशपाल अपमान से गड़ गया। वासव के मुख पर मुस्कुराहट उगाई। महाराज, इससे बढ़कर आपको और कितने प्रमाण चाहिए? अब फैसला आपके हाथ है। न्यायाधीश ने न्याय सम्मत फैसला दिया। मैं भी मानता हूं कि जयंती दोषी है। न्यायशास्त्र यह नहीं कह रहा है कि प्यार करना अपराध है। गुप्त रूप में किए गए काम को सबके सामने नहीं किया, कहकर न्यायालय में झूठ बोली। इस अपराध के लिए जो दंड आम जनता को दिया जाएगा, वही दंड उसे भी दिया जाएगा। जयंती को वासव की पत्नी के रूप में मैं अपना फैसला सुना रहा है। कुकुर वंश के रीति रिवाज के अनुसार जयंती को आज से वासव की पत्नी बनना होगा। ये चेतावनी भी दी जा रही है कि वंश के रीति रिवाज का भंग करना न्यायशास्त्र स्वीकार नहीं करता है।